अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। सॉफ्टवेयर हमारे पास है जी, कंप्यूटर प्रोग्राम एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इसलिए डेवलप की जाती हैं या तो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए या डेवलप बाय जनरल मार्केटिंग, एक जनरल मार्केट के लिए। अब क्या है कि एट्रीब्यूट्स गुड सॉफ्टवेयर भी की क्या हैं। गुड सॉफ्टवेयर शुड डिलीवर द रिक्वायर्ड, उसकी क्या है जी, एक तो फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट दी है उसके मुताबिक होनी चाहिए, और क्या है जी उसकी परफॉर्मेंस यूज़र से ज़्यादा, मतलब यूज़र टू द यूज़र एंड शुड बी मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और मेंटेन यूज़र से वो मेंटेन हो सके और यूजेबल हो। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के तमाम और एस्पेक्ट्स का अहाता करता है, उसको हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होते हैं कहते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़? अब इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं जी? एक तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर इवेल्यूएशन। ठीक है, ये उसके क्या हैं, फंडामेंटल्स हैं, कंपलसरी पॉइंट्स हैं। डिफरेंस करें सॉफ्टवेयर का और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर साइंसेज जो है ना, वो फोकस करती है हमारे पास किसके ऊपर? थ्योरी एंड फंडामेंटल्स पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न करता है कि तमाम वो प्रैक्टिकल्स जो कि उसके डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग में यूज़फुल हो, उसका अहाता करती है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये दोनों जो है ना, वो तकरीबन मिलती जुलती टर्म्स हैं। सिस्टम इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द पार्ट ऑफ मोर जनरल प्रोसेसेस। वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न करती है किससे? तमाम कंप्यूटर बेस्ड डेवलपमेंट के, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस इंजीनियरिंग शामिल है। जबकि सिस्टम इंजीनियरिंग पहला वाला था, सॉरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या कि इसका एक जनरल पार्ट है। उसके बाद जी चैलेंजेस क्या आ जाते हैं जी? कोडिंग, इंक्रीज डाइवर्सिटी, डिमांड्स फॉर रिड्यूस डिलीवरी, ये एक बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसको जो है ना, वो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिकली थोड़ा सा बहुत इंट्रोडक्शन था। अब आपके अगर इंट्रोडक्शन आ जाता है तो आप पहले ये जो है ना लिखोगे, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, फिर आप उसको सिस्टम से सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बताएंगे। उसके बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है जी? मेंटेनेबिलिटी। सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, उसको रिक्वायरमेंट पूरा उतर सके और फिर उसको इजीली मेंटेनेबल हो। डिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अब ये क्या है जी? इसमें हमारे पास रहता है रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वगैरह। ठीक है, इसका कहता है कि शुड नॉट काज, इसका ये मतलब नहीं है या इसका ये काज नहीं निकलता क्या? फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज इन द इवेंट ऑफ द सिस्टम फेलियर, मलिशियस यूज़र। अच्छा, इसमें एक तो सिक्योरिटी की बात आपने कर देनी और आपने डिपेंडेबिलिटी की बात कर देनी है कि इसकी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। एफिशिएंसी की बात करें तो सॉफ्टवेयर शुड नॉट मेक वेस्ट यूज़ ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, प्रोसेसर साइकिल्स एट्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, आपका डिज़ाइन इस तरह का हो कि मार्केट में और यूज़र को इजीली अंडरस्टैंड भी हो सके, और मार्केट में उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह का हो कि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये इसके थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोर एंड मोर इंडिविजुअल इंसर्ट, वो कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह का होना चाहिए कि उस पर जो है ना ज़्यादा सारे कस्टमर रिलाई करें। ये थी इम्पोर्टेंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो सिस्टम है वो एक तो चीपर होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एट द सेम टाइम वही प्रोडक्ट आपके पास सस्ती पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने ऐसी प्रोडक्ट तैयार करना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर आपने तैयार कर लिया है कि अगर आपने उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रख ली है तो वो मार्केट में अगर आप लेके आएंगे तो वो चलेगा नहीं। इसीलिए आपको मार्केट के मुताबिक, यूज़र के रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि कस्टमर जिसके ऊपर रिलाई करें, कि कस्टमर कहें कि हाँ जी मैंने यही वाली चीज़ खरीदनी है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ की बात करें तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, तो इसमें 4 पॉइंट आ जाते हैं। इसको हम डीपली भी आगे पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन।
सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें कस्टमर और इंजीनियर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर आपका इस तरह हो जो कि ऑपरेशंस या कॉन्स्ट्रेंट्स के मुताबिक हो, ठीक है, रूल्स के मुताबिक आपका हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम ये देखते हैं वेयर द सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन, इसमें हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और डिज़ाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, अच्छा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में कहते हैं कस्टमर बताता है इंजीनियर को कि आपने ये चीज़ बना के देनी है। अगले में हम डिज़ाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि हमारा इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन रहा है कि नहीं। सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन में ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमने कस्टमर की जो है, अगर हमने कस्टमर ने जो हमें चेंजिंग करने के लिए बोला है, इवेल्यूएट करने के लिए बोला, तो क्या हमने करने के बाद क्या वो मार्केट में जब हम लेके जा रहे हैं तो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद आ जाएंगे जी जर्नल इश्यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, इफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जर्नल इश्यूज़ के क्या क्या इशू जो है ना वो इसके साथ आ जाते हैं। सबसे पहले जो है ना हम देखें कि हमारे एक तो जी है सबसे पहले हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी में क्या है, बेसिकली इसमें जो है ना आपकी प्राइजेस से जो है ना वो लिंक है। मतलब जैसे देखो कि अब हमने सॉफ्टवेयर जो है ना वो अपना सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एज, वो कहता है कि सिस्टम को जो है ऑपरेट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, अब उसकी एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसा आपने सिस्टम जो है ना वो एक लाउंज, आपने एक कॉलेज जो है ना एक सिटी में 4 ब्रांचेस खोली हैं एक ही कॉलेज की, लेकिन आपने उसकी डेटाबेस जो है ना वो सब कॉलेज में एक मतलब एक ऐसा डेटाबेस बनाना है जिसमें तमाम कॉलेजेस का जो है ना वो डाटा रिकॉर्ड होके आए, ठीक है, और अपडेट हो गए, इतने स्टूडेंट आ गए, इतने स्टूडेंट आ गए, इतने स्टूडेंट आ गए। तो आप क्या करोगे कि उसकी डेटाबेस जो है वो हर कॉलेज की अलग अलग रखोगे? नहीं ना, आप क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कर दोगे। मतलब हर कॉलेज की अलहदा से है लेकिन वो आपस में क्या है, कनेक्टेड भी है। तो हर कॉलेज की डेटाबेस जो है ना वो आपस में कनेक्टेड भी है और जुड़ी हुई भी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी मेमोरी को। तो इस तरह से वो कहता है कि इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनिटी का भी मसला देता है। बिजनेस एंड सोशल चेंज, जब अब जाहिर सी बात है बिजनेस सोसाइटी चेंज, वो कहता है कि बिजनेस और सोसाइटी जो है ना वो एक ऐसा टाइम आता है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर जाए तो चेंज हो जाती है, थोड़ा सा नीचे जाए तो क्विकली जैसे कह लें कि चेंज होती है। और न्यू टेक्नोलॉजीज इस तरह की इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं मार्केट में ताकि हमारे जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी कोई वक़्त नहीं रहती। तो वो कहता है कि आपने ये भी हमारे पास क्या एक इशू है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, ज़ाहिर सी बात है अगर आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसमें सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे। स्केल की बात करें तो स्केल में भी यही चीज़ है कि हमारे पास वाइडली जो है ना वो स्केल है। मतलब हमारे पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे ऐसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, क्लाउड सिस्टम आ गया है, तो या ऐसे ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस आ गई हैं कि हमारी जो है ना वो सॉफ्टवेयर जो है वो बेकार हो सकता है। तो ये भी एक इशू है हमारे पास। उसके बाद इसको स्किप कर दें। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया था डेफिनेशन का, उसके बाद हमने इसकी की थी इम्पोर्टेंस। उसके बाद आपने देखे जी इसके जो है ना वो 4 पॉइंट्स क्या थे जी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ के। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है इसके इश्यूज़ की, ठीक है। उसके बाद आ गई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जैसे कि एक सिंपल पीसी पे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। इंटरेक्टिव ट्रांजैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन है, आप इसमें इजीली जो है ना वो क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा जी आप इंटरटेनमेंट सिस्टम वाला कर लो, कि इंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए जैसे हमने कोई अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गेम वगैरह खेलनी तब भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम में हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ना क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है सिस्टम को भी और उसके हार्डवेयर को भी। इसके अलावा दैट्स इट, इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद इसको भी छोड़ दें और नेक्स्ट, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स, इसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, इंजीनियर जो है उसके अंदर क्या क्या एथिक्स होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि उसके पास उस ज़ाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उसके ऊपर है क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको पोलाइट होना चाहिए या उसको उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वो कहता है कि इसमें तो इसके ऊपर वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको एक तो उसको जो है ना वो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला बनता है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए, एथिकली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उसको पता हो कि बाकी दूसरों की हेल्प जो है वो या दूसरों की क्या कह लें कि रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है। उसके बाद आ जाएगा एथिकल बिहेवियर, उसका जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, जिसको लॉ वगैरह के मुताबिक अपना काम करना आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब इसमें इशू क्या जाते हैं, एक तो इशू ये है कि अगर तो आपका जो बंदा है जो इंजीनियर है वो उसको ये नहीं पता कि अपना काम जो है वो कब कंप्लीट करना है,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इशू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये कि आपने दूसरे क्लाइंट्स या अपने एम्प्लॉयज़ को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को लूज़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इश्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये तो था ना अच्छा, ये आगे इसी के जो है ना वो पार्ट है। अब आ जाएगा इनएक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अच्छा, कुछ बंदे होते हैं कि किसी का काम जो है ना वो क्या कह देते हैं कि वो मैंने किया है। अब देखिए, जैसे मैं फ्रेम का काम करती हूँ, तो मैं वो मेरी इनएक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैंने खुद से बनाई है, ठीक है। अगर वो कोई दूसरा बंदा आके कहे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, तो मैं उसके ऊपर कॉपीराइट का एक्शन लगा सकती हूँ, ठीक है। तो किसी की इनएक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं लेनी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा, अगर बंदा जो है ना वो कह लें कि आपका उसको टेक्निकल स्किल्स ही नहीं है, तो उसको कंप्यूटर ही नहीं चला रहा, मिस यूज़ कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इशू है। उसके बाद आ जाएगा ACM IEEE कोड ऑफ एथिक्स। ये बेसिकली क्या है कि कोड ऑफ एथिक्स हैं, ये जो है ना इसमें जो है ना, हम सिंपली मैं इसको बता देती हूँ, ये ना आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का जो है ना वो सब्जेक्ट का टॉपिक्स हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे डीपली नहीं देखने वाले, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो हम इसको लिखने काबिल हो। इसमें जो है ना बेसिकली क्या है कि आपने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, दूसरों की नेचुरल प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं कहना, दूसरों को डीफेम नहीं करना, इसके अलावा अपना काम अपने टाइम पे करना है और कॉन्फिडेंट होके करना है, दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, और इसके अलावा जो है वो क्या है कि आपने दूसरों को हार्म भी नहीं करना, मतलब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, अपने मफाद के लिए उनको यूज़ भी नहीं करना, मतलब जिन्ने चंगे काम आना तुसी सारे दे अंदर वो बयान कर देने ते अपने को रूल आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाएगा केस स्टडी। केस स्टडी जो हमें सर ने दी थी ना वो ये थी, मतलब डिफरेंट केस स्टडीज़ आपको आ सकती हैं। वो ये होती है, एक स्टोरी बयान की गई है, मतलब हमें दी थी ना, वो एक लड़की थी और वो काम, मतलब पहले उसके काम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी और वो काम कर रही थी, और मतलब उसको अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना आ रहा था और वो करती जा रही थी। थोड़े दिन उसके बाद नोट करता है उसका मैनेजर कि वो काम में ना इंटरेस्ट, सब नोट करते हैं कि वो काम में इंटरेस्ट लेना छोड़ रही है। तो अगर आप मैनेजर होते तो आप क्या करते, ठीक है। मतलब वो आपको एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के सोच रहा था। तो अब आपने जाना कर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले उसको पूछता कि वो अपना क्यों इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रही है, या अगर वो मुझसे अनकंफर्टेबल फील कर रही होती तो मैं उसको, जो उसके साथ वाले एम्प्लॉयज़ है, उसको उसके पास भेजता और पूछता कि उसको क्या इशू है। फिर वो मुझे अपना इशू बताती है। अगर वो उसका इशू ये होता कि जैसे कि पहले उसकी जो जॉब थी वो कुछ और थी, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जैसे कह लें टेस्टिंग वाले फेज़ में थी, लेकिन उसको टेस्टिंग वाला फेज़ बहुत अच्छे तरीके से आता था, लेकिन अब उसकी फेज़ जो अभी जो उसकी जॉब जो है वो करती है, वो प्रोग्रामिंग में करती है, तो प्रोग्रामिंग में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रही। तो ना वो किसी से बात करिए, ना वो किसी से खुश हो रही है। तो इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बंदे होते तो आप क्या करते, तो हम उसकी जॉब क्या कर सकते, जो है ना वो रिप्लेस कर देते। ये कुछ इस तरह के सीन होते हैं। तो ये हमारे पास ये वाला टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कभी ना कभी वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इसको लाजमी इसका टच देता है। तो सबसे पहले जी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि क्या है जी, ये ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ इसका कंसर्न है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे डिलीवर हो रहा है, स्केड्यूल हो रहा है, जो रिक्वायरमेंट्स मिली थी उसके मुताबिक उसने काम कर रहा है, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर दिया है या प्रोजेक्ट मिला है उसको मैनेज करना, ये काम है सिंपली, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो हमने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। इसमें इसके अलावा वो देखता है डिलीवर द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर। वो कहता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर हुआ है कस्टमर को, वो उसके जो उसने टाइम दिया था उसी पे हुआ है, उसकी कॉस्ट जो थी वो क्या थी, कितनी थी, हाई तो नहीं होगी। डिलीवर सॉफ्टवेयर, अच्छा जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी, जो सॉफ्टवेयर आपने बना के दिया वो उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरा उतर भी रहा है कि नहीं, और कोहेरेंट और वेल फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले अब जो है ना वो आपने पॉइंट्स देखना है। इसके पॉइंट्स अब आपने क्या लिखना है, उस सबसे पहला पॉइंट है द प्रोडक्ट इज़ इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या क्या होता है कि द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ठीक है। कि आपका सॉफ्टवेयर टच या सीन ना हो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन नॉट सी प्रोग्रेस बाय सिंपली लुकिंग टू द
दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। वो कहता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट हैं वो आपकी प्रोग्रेस को सीन नहीं कर सकते, या वो इस तरह जैसे कह लें कि उस तरह का आर्ट नहीं कर सकते दैट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड जो उन्होंने बनाया होता है। उसके बाद है मैनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। लार्ज प्रोजेक्ट आर यूजुअली डिफरेंट इन डिफरेंट वेज फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट, इवन मैनेजर्स हैव अ लॉट प्रीवियस एक्सपीरियंस में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स। वो कहता है कि आपके बेशक आपके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाए हुए हों, लेकिन जैसे अब एक न्यू प्रोजेक्ट आ जाता है तो हो सकता है उनके लिए मुश्किल हो कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। उसके बाद आ जाता है जी सॉफ्टवेयर प्रोसेस आर वेरिएबल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, कि क्या आप ने वी स्टिल कैन नॉट रिलायबल प्रिडिक्ट व्हेन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज लाइकली टू लीड द डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। ये पॉइंट्स आप लोग जो है ना वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना वो अगर ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा जो है ना वो काम हो जाएगा। अच्छा ये आप कर सकते हैं। अच्छा पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने लिखना है फैक्टर इन्फ्लुएंसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मतलब ये कौन से फैक्टर हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बढ़ाते हैं। वो क्या है, एक तो आपका कंपनी का साइज़, ठीक है कि आपकी कंपनी का साइज़ कितना है। मतलब जाहिर सी बात है अगर आपने 3-4 बंदे रखे हुए तो काम भी लेट होगा, अगर ज़्यादा बंदे रखे हुए तो काम जल्दी हो जाएगा, और ठीक है। सॉफ्टवेयर कस्टमर, आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं। सॉफ्टवेयर का साइज़, आपके सॉफ्टवेयर का साइज़ कितना बड़ा है तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेटेड होगा, छोटा है तो जल्दी काम हो जाएगा। सॉफ्टवेयर किस टाइप का है, और कल्चर किस तरह के कल्चर के जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये आपके जो है ना वो ये फैक्टर इन्फ्लुएंसेस जो है ना वो ये पॉइंट आपने लास्ट में कर लेने हैं। अब क्या है, यूनिवर्सल मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब क्या है जी, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं। क्या है, सबसे पहला जी प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो उसकी जो सबसे पहले क्या करे जी, प्लानिंग करे, फिर उसको एस्टिमेट करे, फिर उसको स्केड्यूल करे, ठीक है। फिर हर बंदे को अपना टास्क, पहले जब आपने प्लान कर लिया फिर आपने किया कि हर बंदे को, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको चाहिए, आपके जो आपने रखे हुए हैं आगे प्रोग्रामर्स, उनको जो है उनका टास्क असाइन करना। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना है कि आपका जो रिस्क है वो कितनी हद तक जो है वो जा सकता है और कब तक जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम्स को। पीपल मैनेजमेंट में क्या है कि आप अपने मैनेजर को अपने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैनेजर की है बस यहाँ पे। प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो इस तरह के पीपल्स को इस तरह के लोगों को चूज़ करे कि वो टीम मैनेजमेंट की तरह जो है ना वो होके काम करे और जो है ना वो इफ़ेक्टिवली बिहेव करें। उसके बाद आ जाएगा जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। अब मैनेजमेंट की क्या क्या जो है ना वो एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप स्किप कर दें। अब हम जो है ना वो देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या काम है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कंसर्न करता है कि आपने रिस्क को ढूंढना है और उसको जो है ना कम करने के लिए तरीकाकार देखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है ना वो 2 तरह के रिस्क क्लासीफाई होते हैं। द टाइप ऑफ, द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल की तरफ से रिस्क है, और एक है जी व्हाट इज़ अफेक्टेड बाय द रिस्क, के रिस्क से क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर स्केड्यूल फॉर रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट रिस्क। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन करने के बाद ना आपने ये पॉइंट्स जो है ना वो लिखने हैं। स्टाफ टर्नओवर, अगर ये भी तो रिस्क हो सकता है ना कि अगर आपका सारा स्टाफ ही छुट्टी पे चला जाए या बीमार हो जाए तो आपका मैनेजर क्या करेगा। ठीक है, आपने एक ऐसी टीम बनाई है, ऐसा एट दैट टाइम आप एक मैनेजर हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को काम कर रहे हो, आपको एक डेडलाइन मिली हुई है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो आपका जो है ना वो कह लें कि स्टाफ ही टर्नओवर हो गया, छोड़ के चला गया, तो तब आप क्या करोगे। ठीक है, इसके अलावा जी ये मैनेजमेंट चेंज, आपने जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वही चेंज हो गई है। ठीक है, हार्डवेयर अनएबिलिटी, आपने जो हार्डवेयर दिया है वही अनअवेलेबल हो गया। जो रिक्वायरमेंट चेंज, नेक्स्ट पॉइंट है, जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट दी है, कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दी है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट को बदल दिया है। स्पेसिफिकेशन डिले, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेंशियल इंटरफेयर्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द स्केड्यूल। ठीक है, जो स्पेसिफिकेशन उसने बोला था वो, जैसे यूज़र ने रिक्वायरमेंट चेंज की, स्पेसिफिकेशन आ गई, फिर वो क्या आ रही है कि वो डिलीवर नहीं हो रही एट अ टाइम। साइज अंडर एस्टीमेट, द साइज ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन अंडर एस्टीमेट, साइज ही नहीं वो बन रहा। ठीक है, केस टूल एंड अंडर परफॉर्मेंस विद सपोर्ट द प्रोजेक्ट डू नॉट परफॉर्म एज
मतलब ये आप स्किप कर सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है ना स्किप कर दें, केस एंड अंडर परफॉर्मेंस वाला। उस मतलब 3-4 अब आपको अगर पॉइंट्स जो है ना 4-5 भी याद रह गए ना तो बहुत कमाल की बात है। उसके बाद आ गया जी टेक्नोलॉजी चेंज। आपने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की वो पुरानी होगी, जो अब इस्तेमाल हो रही है वो नहीं होगी। लॉस हो रहा है ना। प्रोजेक्ट कंपटीशन, आपने जो मार्केट में प्रोजेक्ट लॉन्च की तो उसका कंपटीशन ही ज़्यादा हो गया। मतलब कंपटीशन जो है ना आपके मतलब किसी ने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जो सेम उसी तरह की है, प्राइस कम है, कंपटीशन मार्केट में लग गया। ठीक है, तो ये क्या है, तमाम क्या है जी, रिस्क मैनेजमेंट है। जो जितने को मैंने पॉइंट बताया ना वो उतने को पॉइंट आपने कर लेने हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस अलहदा से भी पूछ लेता है, रिस्क मैनेजमेंट को बताएं तो उसके लिए भी आपको जो है ना पहले डेफिनेशन, फिर आपने ये जो इसके जो है ना कह लें कि ये जो है क्या थे ये बोला, रिस्क के जो कौन कौन से रिस्क हैं वो वाले लिखने। फिर अब इसका प्रोसेस, सबसे पहले जी रिस्क को आइडेंटिफाई करें कि उसमें रिस्क क्या क्या है। फिर उसका रिस्क एनालिसिस करें, ठीक है, एक्सेस करें उसको, ऐसे असेस करें कि कहाँ कहाँ पे जो है ना वो रिस्क आ सकता है। फिर उसकी प्लानिंग करें कि किस तरह से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फिर रिस्क को मॉनिटर करें। ठीक हो गया, तो ये जो है ना ये उसके प्रोसेस में ऐड है। सबसे पहले अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा जी। सबसे पहले आपने ये करना है कि मे बी टीम एक्टिविटीज़, और मतलब आपने अपनी जो है ना आइडेंटिफाई करना है। अब देखो जैसे अगर हमारे पास पहला था ना स्टाफ टर्नओवर, रिस्क पता चल रहा है ना कि आ रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आपका स्टाफ छोड़ने जा रहा है। आप एट द सेम टाइम एक ऐसी टीम बनाओ जो कि अगर आपका स्टाफ छोड़ भी जाए तो भी वो आपको जो है ना वो काम देता रहे। ठीक है, वो कहता है कि कॉमनली इसमें जो चेकलिस्ट में जो वो रिस्क आइडेंटिफाई होता है वो कहता है या तो टेक्नोलॉजी के रिस्क होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के, या तो पीपल के, या तो एस्टीमेट रिस्क हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जी, एस्टिमेशन में क्या जी, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। इसके अलावा अगर उसने जो है ना उसका एक तो साइज़ ऑफ सॉफ्टवेयर जो है ना उसका साइज़ भी जो है वो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, या उसके रेट की बात करें तो उसके रेट में भी मसला आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या बात करें, ये हाँ, ये जो पहले पॉइंट्स हैं ना ये हम पढ़ सकते हैं। ये उन्होंने हम पढ़ नहीं सकते, मतलब ये पहले मैंने बता दिए हुए हैं। ये जो ऊपर पढ़ के है ना सेम वही चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन की हुई है कि एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, किस किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिस्क एनालिसिस किस तरह से करना है। एसेस प्रोबेबिलिटी एंड सीरियसली ऑफ ईच रिस्क, आपने हर रिस्क को सीरियस लेना है। ठीक है, आपने देखना है, आपने ये भी सोचना है कि क्या कम से कम क्या रिस्क हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है ना वो आपने देखना है। जैसे अब हमने देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो छोड़ गई है, छोड़ जाए, या फाइनेंशियल इशू हमें आ जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसके इफ़ेक्ट कितने होंगे। ठीक है, तो ये इतना चार्ट सा कहता है वो आपने बना के रख लेना है। इसके अलावा ये 2-3 जो है ना वो आप इसमें एग्जांपल्स जो है वो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा जी रिस्क प्लानिंग। आपने प्लान करना है, स्ट्रेटजी करना है कि अगर कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपने क्या स्ट्रेटजी सोची थी, क्या इस रिस्क पे जो है ना वो आप क्या करोगे। जैसे अब एक टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो गई है, आप लेकिन आप उसको इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपने क्या बैकअप प्लान सोचा हुआ है कि आप उस टेक्नोलॉजी के ईवस क्या यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो क्या करना है, एक तो अवॉइडेंस सोचना है, मिनिमाइजेशन सोचनी है उसकी, और कॉन्टीजेंसी प्लान सोचना है। ठीक है, ये 3 जो है ना पॉइंट्स आपने इसके अंदर देख लेने हैं। और ये क्वेश्चन आपने करने हैं कि क्या अगर तमाम जो है ना वो इंजीनियर्स छोड़ के चले गए एट द सेम टाइम, अगर उसकी इकोनॉमी ये सवाल भी आपने याद करने हैं। ठीक है, मतलब याद नहीं, मतलब दिमाग में रखने, ये सवाल भी आपने पेपर में लाजमी लिखने हैं। एक तो क्या कि सारी जो है ना इंजीनियर बीमार हो गए, दूसरा क्या इकोनॉमी गिर गई, लॉस हो रहा है हमें, तीसरा क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस है वो कम हो रही है, तीसरा क्या है जो कंपनी सप्लाईज कर रही थी, हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रही थी, वो कंपनी जो है ना फ्रॉड कर गई हमारे साथ। अगर तो कस्टमर जो है ना वो कह लेंगे कस्टमर जो है ना बार बार अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करा, तब आपने क्या करना है। तो ये जो है ना काम जो है ना वो आपने देखना है। उसके बाद रिस्क को मॉनिटर किस तरह से करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है हर रिस्क को रेगुलरली। ठीक है, आपने हर वीक जैसे कह लें कि अपने वो उनको चेक करना है, ताकि अगर कोई रिस्क आता भी है तो आप उसको
डील कर सकें। इसके अलावा इसमें जो है ना बस दैट्स इट। उसके बाद आ जाएगा जी मैनेजिंग पीपल, आपने लोगों को किस तरह से मैनेज करना है। पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट एसेट, जाहिर सी बात है लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर का टास्क ये है कि वो क्या करे, एक तो लोगों को अंडरस्टैंड करे, मैनेज करे सक्सेसफुली, ठीक है। पुअर पीपल मैनेजमेंट इज़ इन इम्पॉर्टेंट। अगर तो आपकी पुअर पीपल मैनेजमेंट पुअर है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। अब पीपल मैनेजमेंट फैक्टर कौन कौन से हैं। कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपकी टीम मेंबर के साथ जो बात करने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको टीम मेंबर्स रिस्पेक्ट देंगे। इंक्लूजन क्या है, इन्वॉल्व, आपने तमाम जो है ना क्या उसे कहते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या टीम मेंबर्स हैं उनकी राय सुननी है। ऑनेस्टी, आपने उनके साथ ऑनेस्ट रहना है। मोटिवेटिंग पीपल, आपने लोगों को एक मैनेजर होने की हैसियत से आपने क्या करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। अगर वो मोटिवेट नहीं है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या वर्क स्लो कर रहे हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने उनको मोटिवेट नहीं किया, ठीक है। अब मोटिवेशन जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है आपने मोटिवेट करना है ना, तो उसमें कौन कौन से जो है ना वो कह लें कि इश्यूज़ आ सकते हैं लोगों को। एक तो बेसिक नीड है, या तो वो कह लो कि उनको पे थोड़ी मिल रही है या उनको खुराक थोड़ी मिल रही है। इसके अलावा पर्सनल नीड में क्या सकता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, आपने कोई ऐसी बात कह दी जो दूसरे की जैसे कह लें कि दिलाजारी हो गई, ठीक है, दूसरे की जैसे कह लें कि किरदार पे बात आ गई, तो ये पर्सनल नीड्स भी हो सकती हैं। सोशल नीड्स क्या है कि आपने टू बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, क्या आप जो है ना वो अपने आप को किसी ग्रुप का पार्ट समझें, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो आ सकते हैं। इसके अलावा इसको भी आप छोड़ दें, बस ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट बता दूं कि इसमें हमने करना क्या क्या था। इसमें जो है ना वो हमने देखना था, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, फिर हमने देखा था नेक्स्ट कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स के नाम आपने तैयार करने हैं। उसके बाद हमने 3 जो है ना यूनिवर्सल मेजर एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट। इसके नेक्स्ट जो है ना वो हमने इन्हीं को जो है ना वो एक्सप्लेन किया। तो ये हमारे पास था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।